हाँ भाई, सभी बच्चे देखिए, हम बात कर रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड में मैंने आपको ग्रुप थ्योरी कवर करवाया था। ग्रुप थ्योरी में अभी क्लासेस चल रही है, उसके अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये देखा गया है कि एक बार सिलेबस जुलाई से पहले अपना कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए अब एक सीरीज और स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो होगी आपकी कौन सी, ग्रेजुएशन लेवल की तो चली रही है, और जो आपकी 12th तक का जो पोर्शन है उसके लिए अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम सेट की। सेट्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आप लोगों को कहा गया कि भारत में नदियों का संग्रह है। आप बताइए, किसी मतलब जैसे भारत के अंदर नदियों का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, एक सुपरिभाषित होगा। और यदि आपसे कहा गया कि राजस्थान में बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह है, तो एक वेल डिफाइन नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम समुच्चय को पढ़ेंगे तो समुच्चय की एक डेफिनेशन निकल के आती है। वो क्या होती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, वो क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो समुच्चय हैं, उस समुच्चय की बात हम कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखें। सेट्स की क्या है, सभी लिखिए, डेफिनेशन लिखिए समुच्चय की, सभी बच्चे नोट कीजिए। लिखिए, लिखिए सेट्स, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं, हम समुच्चय बोलते हैं। अर्थात इंग्लिश में हम बात करें तो क्या बोलेंगे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। अर्थात जो सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट्स है उनका जो कलेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय कहलाएगा, अर्थात सेट्स कहलाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर सुनिए, जैसे मैं एक सीधा एग्जाम्पल आपसे ले लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। एक सीधा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई भी बोर्ड पर देखिए, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे A बराबर A, B, C और D। अब आप खुद देखिए, ये क्या है, एक समुच्चय है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपसे मैंने ये कहा कि जैसे अभी बोला था मैंने कि राजस्थान में बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय, तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन नहीं है, अर्थात वो क्या नहीं है, सेट नहीं है, अर्थात संग्रह। क्या बोला मैंने, बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और बोला था, आपको पता हो तो, जैसे भारत देश के प्रधानमंत्रियों का संग्रह है, तो वो भी एक समुच्चय है। तो जो सुपरिभाषित है वो क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बात की, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे n ले लिया, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर सी बात है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सेट है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि ये जो सेट है वो कौन सा है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। तो सबसे पहले तो आपने समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन में ये देखा कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है वो एक समुच्चय कहलाता है। दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। समुच्चय दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए, समुच्चय के लिखो परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, परिमित समुच्चय। लिखिए, लिखिए बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। ऐसा समुच्चय
ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग समझें कि कोई भी समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या यदि फाइनाइट है तो वो कौन सा समुच्चय होगा? आपका फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब आगे चलिए, आप लोग यहाँ पर दूसरा लिखिए, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। कौन सा होगा? अपरिमित समुच्चय। एक बात बताइए बच्चों कि फाइनाइट में तो क्या था? फाइनाइट में तो ये था कि अवयवों की संख्या क्या थी? परिमित थी। और बिल्कुल, और बात करूं मैं यहाँ पर अपरिमित समुच्चय की बात करूं तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर वो हो जाएगी इनफाइनाइट। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? इनफाइनाइट, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो लिखिए, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेट से, समुच्चय के प्रकार। देखिए भाई, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब बोर्ड पर देखो, आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, जनरली बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया हमने, देखो जैसे कोई सेट ले लिया ए। अब 1 2 3, अब आप खुद दिख रहे हो बोर्ड पर, ये तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। जब मैं बात करूं यहीं पर बी सेट की बात करूं, कोई भी दूसरा सेट ले लिया, जैसे जनरली मैंने बात की यहाँ पर ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपको पता है कहाँ तक होता है? वो इनफाइनाइट तक होता है। तो आपको पता होगा ये सेट जो है इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट हो गया, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो तो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा। सिंपल सी बात है, बताइए। तो इसके दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जिसमें दोनों एग्जाम्पल आपके कवर हो गए, फाइनाइट सेट का भी और इनफाइनाइट सेट का भी। क्लियर है बिल्कुल? लिख लीजिए। याद रखें, समुच्चय वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धीरे धीरे आप चीज़ों को क्लियर करना। अगला लिखिए आप लोग, इसी में लिखिए सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। अगला लिखिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसे सिंगलटन सेट बोलते हैं हम, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? सुनिए ध्यान से। एकल समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें, लिखो, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
एकल समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, मतलब उस अवयव के सिवा कोई दूसरा ना हो, मतलब सिंगल एक अवयव है तो एकल समुच्चय हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल जैसे हम बात करें एस ए बराबर 5। अब आप खुद देख लीजिए इसे, इसमें क्या है, इसमें ओनली एक अवयव है, इसलिए वो क्या हो गया आपका एकल समुच्चय हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग देख सकते हो अगला जो है आपने देखा होगा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। लिखिए, अगला लिखिए रिक्त समुच्चय। लिखिए रिक्त समुच्चय में लिखिए ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्लियर है, बिल्कुल। जैसे इसे कैसे शो करेंगे, सुनो, इसे खाली सेट या फाई से भी शो कर देते हैं, फाई से भी व्यक्त करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है रिक्त समुच्चय, क्या होता है एकल समुच्चय, क्या मैंने बताया फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनके बारे में छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, ध्यान रखें, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते हो। किसी भी समुच्चय का जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, वो दो प्रकार से होता है। कोई भी समुच्चय का जो निरूपण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, और देखो एक तो रोस्टर फॉर्म की बात करता हूँ मैं, और एक बात करता हूँ इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। अर्थात एक तो आपका समुच्चय जिसे समुच्चय निर्माण रूप में, और एक है आपका रोस्टर फॉर्म के माध्यम से हम शो करते हैं। अब ये क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा। एक तो ये जो लिख रहा हूँ ये क्या है, सारे के सारे समुच्चय निरूपण हैं। और जो रोस्टर फॉर्म होगा जो लैंग्वेज में आता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज करो ए सेट है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। जैसे मैंने ए कोई सेट ले लिया, एक्स उसमें अवयव है, लेकिन एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब इस फॉर्म को और उस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में आ गया आपको पता होगा, याद करो कौन सी फॉर्म है ये, थोड़ा सा सोच के बोलो आप लोग, आपको पता हो तो ये कौन सी फॉर्म है जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं किसके लिए, नंबर सिस्टम के लिए, कि नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम। देखिए संख्या निकाय में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर 1 2, कहाँ तक जाता है ये बताओ, इनफाइनाइट तक। उसके बाद होल नंबर की बात करूँ तो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर सी बात है। इसके बाद हम बात करें तो सुनिए ध्यान से, आई या जेड से इंडिकेट करेंगे, वो 0 होगा, ±1 होगा, ±2 होगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट होगा। क्लियर सी बात है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर इसी में बात करूँगा रैशनल नंबर, बोलिए।
और रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं, आपको पता है वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं जो p बाई क्यू अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। मतलब आप सोच के देखिए कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2/3 है, 3/4 है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या। 0 भी ध्यान रखना एक परिमेय होता है क्योंकि 0/1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे यहाँ पर इनरैशनल नंबर की। इनरैशनल नंबर बोला जाता है अपरिमेय संख्याओं को। किसको बोला जाता है? अपरिमेय संख्याओं या संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो p बाई क्यू q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मैंने क्या बोला कि वो नंबर जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। जैसे आपने देखा हो तो √2 आ गया, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। फिर हम बात करें छोटा सा रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? जितनी भी आपकी रैशनल होती है ना और जितनी भी आपकी इनरैशनल होती है, इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? आपका रियल बनता है। क्या बोला मैंने? जितनी भी रैशनल और जितनी भी इनरैशनल सब मिलकर के क्या बना लेती है? आपकी रियल नंबर बना लेता है और ये रियल नंबर का सेट होता है। फिर बात करूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसे हम C से शो करेंगे और वो क्या होता है? आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आयोटा b के रूप में होता है और a और b दोनों किसके होते हैं? रियल नंबर के होते हैं। क्लियर सी बात है। तो आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है कई जगह आपको काम आएगा, ठीक है भाई बच्चों। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दे लिया होगा इस चीज़ पर। अब मैं यहाँ पर एक और बात आपको बता दूँ कि बेसिक तौर पर इनमें कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। भाई क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है वो ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं पर ये लिखा होता है r+, कहीं पर लिखा होता है r-, कहीं पर लिखा होता है r0। इनका क्या मतलब होता है? देखिए r+ का मतलब क्या होता है? r+ का मतलब केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा r- केवल ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और ये जब सफिक्स में लगा हुआ है ना तो इसका मतलब समझना इसमें 0 नहीं है, तो शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब r0 अर्थात इसमें 0 नहीं है। मतलब जो ये सेट है ना r0, इसका मतलब क्या है पता है? r में से कौन हट गया? 0। तो कई जगह r0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सेट के अंदर 0 विद्यमान नहीं है। बाकी जितने भी रियल नंबर है वो इसके अंदर विद्यमान होगा। अब ऐसा इसी के लिए हो सकता है, t के लिए हो सकता है या फिर n के लिए हो सकता है, जो भी वो क्वेश्चन में दें आपको। तो सभी बच्चों से मैं ये बात कहता हूँ, ध्यान से सुन लें कि आज जो हमने सेट्स पढ़ा है, इस सेट्स में कर क्या रहे हैं हम? बेसिक चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। आज हमने पहली क्लास ली थी इसकी, तो आप लोगों ध्यान रखें। आप लोगों को जो भी क्लास लो, साथ के साथ आप नोट्स बनाओ और साथ के साथ आप क्लियर करते हुए चलो। थैंक यू आज के लिए।